खिदते च प्रखिदते च नमो भक्तिकेभ्यो देवानागुहृदयेभ्यो नमो दीक्षिणकेभ्यो नमो विचिन्वद्भ्यो नमः निरहतेभ्यो नमः नीवद्भ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रह्णीनलोहिता येषाम् पुरुषाणाम् येषाम् पशूनाम् माभेर्मारोमो येषाम् किञ्चनाममत या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाभेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृतजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपत्तिने शरद्वीराय प्रवरामहे पतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्पम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो वयस्कृतिश्च यद्वीराय नमसा विधेमते यक्षम् च योऽश्यमरुणाय चे पिता तदश्यामतमरुद्रप्रणीतौ मानो महा करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। जनवरी 1752, जैसे हमने कल देखा, जनवरी 1752 में निजाम ने नाना से ज़बरदस्ती संधि कर ली। मित्रों, नाना का प्रभाव अब पूरे हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहा था, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत दक्षिण का क्षेत्र था, उस पे अवरोध जरूर हो रहा था। वरना नाना पूरे दक्षिण भारत पे एक छत्री कारभार चाहता था। गृह क्षेत्र में मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया है कि सातारा के वो शाहू महाराज के मरने के बाद 2 साल में जो भी हुआ, उन सब नाना विरोधियों को नाना ने अपने अथक परिश्रम से निपटा दिया था। और इन सब नाना विरोधियों की मास्टरमाइंड हमारी राजमाता भी अब 1752 में ठंडी पड़ गई थी। वहाँ दक्षिण में निजामशाही तो जैसे गोते खाता जहाज समुंदर में भटक रहा है, जैसे भटकता है वैसे निजामशाही का हाल था। हवा के रुख के साथ उसका जहाज भी भटकता जा रहा था। निजामशाही के दरबार में बूसी का महत्व अनन्य साधारण रीत्या बूसी ने अपने कष्ट से बढ़ाया था, क्योंकि बूसी अपना राष्ट्रीय कर्तव्य जो उसका था वो निभा रहा था और बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभा रहा था। 13 जून 1752 को दक्षिण से ही खबर आई। अंग्रेजी रॉबर्ट क्लाइव ने हारा हुआ त्रिचनापल्ली जीत लिया, लेकिन इस बार क्लाइव ने होशियारी दिखाई। क्लाइव ने मुरार राव घोरपड़े और मोहम्मद अली जो पूर्व में त्रिचनापल्ली का नवाब था, उनको अपने साथ ले लिया। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव त्रिचनापल्ली फिर जीत गया। विकेंद्रीकरण और सत्ता के अनेक केंद्र 1750 के बनने के बाद स्वार्थ की राजनीति पूरे भारत में मित्रों हावी हो गई थी। ये मुरार राव का मैं बताता हूँ। मुरार राव पहले तो अंग्रेज़ों के साथ था, अंग्रेज़ों के साथ त्रिचनापल्ली जीत ली। अब अंग्रेज़ों के त्रिचनापल्ली में जीतने के बाद में ड्यूप्ले ने इससे मुलाकात की। अब ड्यूप्ले से मुलाकात के बाद मुरार राव तुरंत फ्रेंच से मिल गया। बताने की जरूरत नहीं है क्या डील हुई होगी, लेकिन मुझे बताओ कहाँ है ये हमारा नेशन फर्स्ट, हाँ? राष्ट्र प्रथम, हिंदुत्व, इन सबको मुझे लगता है इन लोगों ने भुला दिया था। लेकिन नाना अपने हिंदू पदपातशाही के मुख्य लक्ष्य पर निष्ठा से चल रहा था। 50 के बाद इन सभी बिखरे हुए जितने भी उसके सरदार थे, उसके जोड़ने में उसका काफी समय निकल गया। अंग्रेज और फ्रेंच नई तकनीक के साथ अब मैदान में उतरे थे।
लेकिन यहाँ सारी परंपरा, संस्कार, जीवन मूल्य के नियम, इन सब में आमूलाग्र पद्धति से बदल हो रहा था। सलावत जंग तो भाई जैसे बूसी के दिमाग से ही सत्ता चला रहा था। सत्ता क्या चला रहा था? सत्ता तो बूसी चला रहा था। ये नाम के लिए सलावत को आगे रखा था। लेकिन सलावत तो मोमिन था। वर्चस्व और सत्ता पाने के लिए अब उसको काफिर गोरा भी महत्वपूर्ण लगने लगा। अल तकैया तो जैसे उसने अपने जीवन का बृहदवाक्य बनाया था। यह है हिपोक्रेसी। खैर, मुसलमानों के लिए तो ये उनकी परंपरा ही रही है हिपोक्रेसी। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हमारे सनातनियों के मन मस्तिष्क पर ये जो पड़ा कुप्रभाव है, उसने अपना राष्ट्र और गर्क में ढकेलने का काम किया। ये दुखद है। वैयक्तिक, भौतिक, ऐहिक महत्वाकांक्षाएं जो होती है, ये इन लोगों पे हावी थी। मैं रहूं या ना रहूं, उसके बजाय मैं कैसे उपभोगी बनूं, किसकी स्पर्धा अब शुरू हो गई थी शायद भारत में। इतिहास में पहली बार मित्रों निजाम अपने फौज को पगार भी ना दे सका। ये हालात हो गए थे। मार्च में सामान्य मोमिन सैनिकों को उनका मेहनताना भी नहीं मिल रहा, तो प्रचंड असंतोष फैल गया और उसका परिणाम तो होना ही था। रामदास पंत का 7 अप्रैल 1752 को इन लोगों ने खून कर दिया। गोड नदी और कुकड़ी के हार के बाद भाल्की नामक गांव में इन असंतुष्ट जितने भी मोमिन सैनिक थे, उन्होंने रामदास पंत यानी राजा रघुवीर दास इसका कत्ल कर दिया। आपने देखा होगा ये सभी जितने भी स्वार्थी, राष्ट्र विरोधी, दुरात्मा होते हैं, उनकी मौत ज्यादातर अनैसर्गिक और निर्मम तरीके से ही हुई है। अपने व्यवहार से, अपने बुद्धि से जो निर्मल है, जो शुद्ध है, जो निष्ठावान है, जीवन काल में उसे थोड़ी सी शांति जरूर मिली है, जो इन राष्ट्र विरोधियों को कभी नहीं मिली है। कि हमारे शास्त्र में कहा है कि आचार और विचार ही आपके शरीर स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। ये रामदास तो कारस्थानी, कपटी, झूठा, राष्ट्र विरोधी, स्वार्थी था, काटा गया। निजाम के पास अब पुराने निष्ठावान 2 ही मुगल बचे थे, सैयद लश्कर खान और शाहनवाज खान, जो आसफ जहां के समय से निजाम का साथ दे रहे थे। तो जाहिर है ये दोनों ही बूसी विरोधी थे। बूसी के अंतिम लक्ष्य से ये अच्छा खासा परिचित थे और इसीलिए ये दोनों लगातार नाना से संपर्क भी बढ़ा रहे थे। बूसी ने एक शातिर चाल चली। सैयद लश्कर को निजामशाही का दीवान बना दिया, तो शाहनवाज को भाग्यनगर का, हैदराबाद का सूबेदार बना दिया। नाना लगातार 1.5 साल से गाजीउद्दीन को दिल्ली से भाग्यनगर लाने की कोशिश कर रहा था। ये मैंने आपको बताया। होलकर को 1.5 साल वो लिख रहा था। 31 मई 1752 को भी होलकर को पत्र नाना ने लिखा है। नाना कहता है, सलाबत को अब मैं संभालूंगा, आप चिंता ना करें। आप गाजी को यहाँ शीघ्र ले आए। अब की बार थोड़ी सी दिल्ली में हलचल दिखनी शुरू हो गई। लगता है नाना के प्रयत्न को सफलता मिलने के आसार नजर दिख रहे थे। गाजीउद्दीन दिल्ली से 3-4 साल के बाद पहली बार ग्वालियर आ गया। पुणे से यहाँ आषाढ़ शुद्ध 13 यानी 13 जुलाई 1752 को नाना उसके स्वागत हेतु फौज लेके निकला। 26 जुलाई को नाना ने छत्रपति संभाजी नगर में अपने वकील को एक निर्देश दिया है
उस निर्देश में कहा है कि गाजिउद्दीन जैसे ही बुरहानपुर पहुंचे, आप सभी अमलदारों को बुरहानपुर में मौजूद रहने के संदेशे दे दे। हम भी सभी 8 दिन में यहाँ भीमा पार होंगे। भीमा यानी भीमा नदी पार होंगे। 25 जुलाई को फिर नाना लिखता है, गाजिउद्दीन को अपने मधुर संबंध की याद जरूर दिलाएं। उनके और मराठाओं के पुराने जो वादे हैं उनको उसके सामने दोहराए। गाजी को सच्चे मित्र की तौर पे अपनी निष्ठा से अवगत कराए और भाग्यनगर के चौथाई वसूली का अधिकार प्राप्त करने की भी जरूर कोशिश करे। यहाँ यानी दक्षिण में हमारे विरुद्ध और मराठी शाही को जमींदोस्त करने के मंसूबे प्रखरता से शुरू है। रामदास पंत के निधन के बाद पता नहीं सैयद लश्कर को क्या हुआ है। सैयद लश्कर भी अब सलाबत यानी पूसी की भाषा ही बोल रहा है। 1000 बार इस सैयद लश्कर खान ने हमारे सामने गाजी का पक्ष लिया है। अचानक ये गाजी अब सैयद लश्कर सलाबत की भाषा बोल रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। 9 अगस्त को मित्रों गाजी को लेके शिंदे होलकर ने नर्मदा पार की। गाजी उत्तर से दक्षिण पहली बार आ रहा था कई सालों के बाद। नाना सभी हितैषी राष्ट्रप्रेमी सरदारों से मिलता जुलता उत्तर की दिशा में बढ़ रहा था। 23 सितंबर को नाना दीक्षित को लिखता है, आप सभी सरदार अमीर अशराफों को लेके एक अनिष्ठता दिखा के गाजी के स्वागत हेतु फरदापुर के घाट पहुंचे। इस बार बुरहानपुर जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब बुरहानपुर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई थी जो नाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने वाक्य लिखा कि अब की बार बुरहानपुर जैसा नहीं होना चाहिए। 28 सितंबर को गाजिउद्दीन छत्रपति संभाजीनगर पहुंचा। गाजी मराठाओं को लेकर छत्रपति संभाजीनगर पहुंचने के बाद सलाबत खान के खेमे में हलचल मच गई। गाजी निश्चित हमसे लड़ने के लिए ही आ रहा है। बालबुद्धी सलाबत ने सैयद को और बूसी को एक सुझाव दे दिया कि सैयद लश्कर खान आप दीवान पद से राजीनामा दे दे, मराठाओं से जाके मिले, मराठाओं से अपनी निष्ठा दिखाए, आपके तो वो पहले से मित्र है, और अंतस्थ मराठाओं में रायता फैलाए। बूसी सैयद लश्कर के चेहरे भाई पहली बार खिल गए कि भाई ढंग की बात की है। तुरंत सैयद लश्कर ने राजीनामा दिया। राजीनामा देके सैयद लश्कर जानबा निंबाळकर के घर करमाळा महाराष्ट्र में रहने चले गए। 15 या 16 अगस्त को पेशवा से भी वो मिले। 18 अगस्त को सैयद ने लिखा कि सलाबत के भाई पत्र आए हैं। लिखा यानी नाना को लिखा है, सलाबत खान के पत्र आए हैं कि छत्रपति संभाजीनगर की सूबेदारी गाजी फिर से एक बार स्वीकार करे और सलाबत को अपना असिस्टेंट बनाए। और उसके बाद गाजिउद्दीन दिल्ली लौटे। अब नाना चालाक था, उसको इस षड्यंत्र का पता चला कि भाई सलाबत का सुझाव है कि छत्रपति संभाजीनगर की सूबेदारी गाजी स्वीकार करे और सलाबत को उसका असिस्टेंट बनाए। अब ये कैसे हो सकता है? सलाबत तो निजाम के तौर पे बैठा ही था गद्दी पे, तो गद्दी पे कौन बैठता? ये सब उलूल जुलूल बातें ना सैयद लश्कर ने बताई। नाना चालाक था, उसने ये षड्यंत्र तुरंत जाके गाजी के सामने बोल दिया। गाजी ने सैयद लश्कर और जानबा निंबाळकर को एक साथ आने का हुक्म दे दिया। ये दोनों गाजी और नाना
ये चारों शाहगढ़ किले में मिले। हवा का रुख फिर पलटा। हाँ, अब ये दोनों स्नेही बन गए। गले मिले, मिलाप हुआ। हाँ, अब इनकी संयुक्त सेना बन गई। अब इनकी संयुक्त सेना मित्रों तकरीबन 1.5 लाख के आसपास हुई। उसको देख के सलाबत डर गया। शिंदे होलकर खानदेश से, पेशवा पश्चिम से, जानोजी भोसले नागपुर की तरफ से सलाबत को घेरने वाले थे। योजना भी बन गई। संधि के अलावा सलाबत के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। तो उसने तुरंत एक कागज तैयार किया। कागज पे लिख डाला कि तापी और गोदावरी के बीच का महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो मैं पेशवे के नाम कर देता हूं। इस घटनाओं के बीच में छत्रपति संभाजीनगर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। कांड ये हुआ कि संभाजीनगर में, जैसे मैंने पहले कहा था कि छत्रपति संभाजीनगर में सारे निजामों की बीवियां, माएँ, जितनी भी महिलाएं थी वो संभाजीनगर रहती थी, ना कि भाग्यनगर में। वहाँ निजाम आसफ जहाँ की बेगम, निजाम अली की माँ, वो भी संभाजीनगर में रहती थी। उसने गाजीउद्दीन को खाने पे आमंत्रित किया और उसको खाने में विषान्य खिला के गाजीउद्दीन को मार डाला। 16 अक्टूबर 1752 को आसफ जहां का ये सबसे बड़ा बेटा भी अब ढेर हो चुका था। वंदे मातरम।